नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रंजन। भारतीय लोकतंत्र के कई चुनौतियों पर इन दिनों बहस हो रही है, जिनमें से अर्थव्यवस्था, सरकारी संस्थानों की स्थिति एवं प्रतिनिधित्व जैसे कुछ अहम मसले शामिल हैं। केंद्र सरकार ने लगभग 60% केंद्रीय एसेट को मुद्रीकरण करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के एक आकलन के मुताबिक अगले 4 साल में केंद्र सरकार के इन कोर एसेट्स के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ जनरेट करने का अनुमान है। वहीं इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों का सिकुड़ना, आरक्षण पे सवाल, कोविड की वजह से कामगारों और मजदूरों का पलायन, उनके रोजगार एवं जीवन यापन की स्थिति। एक आंकड़े के मुताबिक 44% बनिया, 50% ब्राह्मण, 31% राजपूत, 57% कायस्थ रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5% एसटी, 10% एससी और 16% अन्य पिछड़ी जातियां आती हैं। हम रोजगार, आरक्षण एवं अर्थव्यवस्था जैसे व्यापक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उदित राज, चेयरमैन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस, पूर्व सांसद एवं आईआरएस अधिकारी। स्वागत है सर आपका और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। सर मैं बहुत शुरुआत करना चाहूंगा कि आपकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा क्या थी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, शुरुआती शिक्षा क्या रही, ये हमारे देखने सुनने वालों के को बताएं। इलाहाबाद के एक छोटे से गांव रामनगर में मेरा जन्म हुआ और जन्म तिथि अभी तक नहीं पता है। उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं होती थी। पिताजी तो पढ़े थे लेकिन माताजी नहीं पढ़ी थी और पिताजी ने वहाँ के जो स्कूल के टीचर थे कहा कि जो आपको समझ में आया वो लिख दीजिए। ऐसा ही हुआ और प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा गांव के बगल में ही किया। उसके बाद 5 किलोमीटर दूरी पर एक राम लाल अग्रवाल इंटर कॉलेज सिरसा टाउन है, वहां पर मैंने इंटर तक किया। फिर इंटर करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों तक के लिए था, लेकिन उस समय मेरा लेफ्ट मोमेंट में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया था और ये जो खेतिहर मजदूर थे और जमींदार और जो भूमिहीन थे, इनके बीच संघर्ष तेज हुआ। जातीय उत्पीड़न भी था उस समय ज्यादा। और मैं ये कह सकता हूँ जब 10+2 का फाइनल एग्जाम था तो मेरे एक दोस्त थे, उनके वजह से एक जाति झगड़ा में पड़ गया और वो झगड़ा हो गया था ब्राह्मण बनाम दलित, ब्राह्मण बनाम चमार। उसके वजह से पढ़ाई लिखाई ठीक से तो हो नहीं पाई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2-4-6 महीने के लिए जो भी अध्ययन का समय था वो पूरा हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लगा दिया। फिर एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लीडर रहे हैं देवी प्रसाद त्रिपाठी, उनके द्वारा सुना गया कि जेएनयू एक अच्छी संस्था है, पढ़ा जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पर जेएनयू में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन डाला, प्रवेश हो भी गया। जर्मन लैंग्वेजेज में मैंने अपना एडमिशन लिया और वह भी अच्छा नहीं रहा। इसलिए अच्छा नहीं रहा कि माध्यम अंग्रेजी था जर्मन लैंग्वेज सिखाने का, तो इस तरह से मन शुरू से ही कहते हैं कि लगा नहीं। फिर ह्यूमैनिटीज में मेरा इंटरेस्ट रहा, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ता रहा। एक दौर ऐसा आया कि 83 में मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा था उस समय की जेएनयू में एक स्ट्राइक हुई जिसमें 500-600 छात्र थे, सब तिहाड़ जेल गए। तो उस समय इस तरह का शक्ति नहीं हुआ करती थी, जो जेल में गए, जेल से बाहर भी आ गए, आना जाना स्टूडेंट को जिस तरह से लिबरल तरीके से देखा जाता था, किया जाता था उसी। फिर हम लोग जेल से छूटे। फिर आर्थिक संकट बहुत था और रहने की जगह नहीं थी, तो
जहां तहां रह करके गुजारा करते थे। एक समय ऐसा आया कि नौकरी करना जरूरी है, तो वरना कभी रुचि नौकरी में नहीं थी, सामाजिक और राजनीतिक कार्य में ही रहना चाहता था हमेशा। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हमें मजबूर किया आर्थिक रूप से कि मुझे नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ा। और हमारे साथियों ने मेरा फॉर्म भरा दिया, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया। फिर 88 एग्जाम में सिविल सर्विसेज में पास हुआ। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आया। फिर पहली पोस्टिंग मेरी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स गाजियाबाद में हुई। मेरी जो पत्नी है उनसे हमारी मुलाकात एकेडमी में हुई थी, तो हम लोगों की दोस्ती से फिर लव और लव से फिर शादी हुई। और मेरी पत्नी इस समय चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है तमिलनाडु में। तो यह एक छोटी सी जर्नी रही। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी सावेरी है, बेटा गिराज है। तो गांव से अभी भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि एक समय ऐसा था कि एक वक्त भोजन पर काम जीना पड़ता था, रहने के लिए जगह नहीं थी। लाइब्रेरी में दिन गुजर जाता था, जेएनयू की लाइब्रेरी में सुबह 9-10 बजे पहुंचना, शाम के 11-12 बजे तक निकलना। और जब थकावट बहुत आ जाती थी, टेबल पर वहीं पर थोड़ी देर के लिए नींद ले लेना। और सस्ती चाय थी तो चाय की चुस्की पत्थरों पर बैठ के लिया करते थे। जब थकान कम हो जाती तो फिर अंदर जाते थे पढ़ने के लिए। इस तरह से हमारी एक छोटी सी यात्रा रही। इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आने के बाद मैंने जो पहले ही सोचा था वो सोच कहीं खत्म हुई नहीं, फिर इस्तीफा दे दिया। 1997 में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण किया। तमाम सारे विभाग के SC/ST कर्मचारी और एसोसिएशन ने मिलकर बनाया। 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी थे, संघर्ष किया गया। और 11 दिसंबर 2000 में आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। और जहां जब एक ऐसा दौर आया कि रैलियों का, कि 11 दिसंबर 2000 को जो रैली थी उसके 1 सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी, 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की थी। तो मीडिया का जो स्वभाव होता है, उन्होंने एक तरह से कंपटीशन में ला दिया कि 3 दलित नेता है, देखना है कि किसकी रैली बड़ी होती है। और अंत में मेरी रैली बड़ी थी 11 दिसंबर 2000 की। और उसके बाद मैंने अपनी खुद की इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई। फिर 2009-10 में प्रयास किया कांग्रेस में शामिल होने के लिए, शायद दरवाजा बंद मिला, नहीं हो पाया। फिर 2014 में अचानक टिकट मिल गया। हमने कोई बायोडाटा नहीं दिया था बीजेपी से। बीजेपी के लोगों ने अप्रोच किया लड़ने के लिए, मैं लड़ा, फिर सांसद हुआ। और फिर 2019 में फिर कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिर कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी है, और असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। अब उसी संगठन को मजबूती करने में हम लगे। आपकी जो सामाजिक यात्रा है सर, उसके केंद्र में सरोकारों की एक बहुत केंद्रीय भूमिका रही है। आपकी बात से ये बात सामने आती है। इससे एक चीज जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों में रहे। आपकी राजनीतिक यात्रा में इन सरोकारों के केंद्र में क्या अंतर आपको इन 2 पार्टियों में दिखता है? बीजेपी में कभी रहा नहीं। ये राहुल गांधी जी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ढकेला गया था और 4-5 साल प्रयास किया था। और बीजेपी ने भी कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं किया था, इसलिए बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानना हमारे लिए कतई जरूरी नहीं था।
उस समय बीजेपी एक तरह से अछूत हुआ करती थी। मेरे आने से दलित वोट आया बीजेपी में, बीजेपी को सफलता मिली। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संसद के हमारे ज्यादातर जो बयान है वो सब सत्ता विरोधी। तो उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। मुझे जाकर के वहाँ आवाज उठानी थी, समाज की उठाया और निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा बिल पेश किया। तो एक तरह से बीजेपी के विचारधारा के साथ तो कभी था ही नहीं, लेकिन संसद जाना था। संसद जाना अपनी बात कहना एक अलग बात है, विचारधारा को सब्सक्राइब करना एक गलत बात है। कांग्रेसी विचारधारा पहले से रहा। बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू जी को मैं बहुत बड़ा व्यक्ति मानता हूँ, गांधी जी के आंदोलन को। और नेहरू जी अगर न होते तो शायद भारत का निर्माण न हो सकता। वो एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक थे, एक्सट्रीमली, तभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बन पाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे वो, नहीं ये गोबर और मूत्र में ही देश फंसा रहता है। एक नेहरू जी की देन थी जो निकला। तो विचारधारा तो वही थी मेरी। पहले विचारधारा लेफ्ट थी, फिर अम्बेडकरवादी से फिर डॉक्टर अम्बेडकर। और कांग्रेस में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है और ये बना दिया गया है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे उसको इम्प्लीमेंट ही कांग्रेस ने किया और किसी ने किया ही नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि जो डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे दलितों को उत्थान के लिए, उस कार्य को पूरा 100% तो नहीं होता है, लेकिन जो भी कुछ किया कांग्रेस ने ही किया। सर, अब हम रोजगार जैसे और जो मजदूरों की समस्या है उस पे बढ़ते हैं। भारत में जो बेरोजगारी है वो 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। और चूंकि आप गैर संगठित क्षेत्रों को आप देख रहे हैं और उसमें आपका अनुभव है, तो वर्कफोर्स का लगभग 93% एक मेजर चंक इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो आप ये गैर संगठित क्षेत्रों की समस्या को कैसे देखते हैं और आपके समझ से इसके समाधान का क्या उपाय होने चाहिए, इसको भी एक तरीके से बताएं हमें। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी को कि उन्होंने इन लोगों के लिए सोचा 4 साल पहले। लेकिन संगठन ऐसे लोगों के हाथ में गया कि उठ नहीं पाया संगठन। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी। 38 करोड़ तो लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से हैं असंगठित कामगार, लेकिन मैं समझता हूँ 45 करोड़ से ज्यादा ही होंगे। अब उनको संगठित करना। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि इस बीच में इनके बीच काम नहीं हुआ। दूसरी बात है कि नया वर्ग पैदा हुआ। तीसरी बात है कि इनके लिए कोई कानूनी प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे होगा। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ओला उबर के जो ड्राइवर हैं उनको तो पहले कहा कि आप अपनी गाड़ी खरीदिए, 1 लाख रुपया कमाइए। अब जिन्होंने ऐप बनाया इनके लिए, एग्रीगेटर कहते हैं, वो 35% तक कमीशन इनसे ले रहे हैं, तब वो घाटे में चल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? और असंगठित कामगार जैसे हैं, मनरेगा का है या कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, ऑटो सेक्टर का है, वेंडर्स है। वेंडिंग एक्ट ठीक से लागू नहीं हो पाया है कई जगहों पर। ये 4-5 जो बड़े सेक्टर, इसमें काम करने की आवश्यकता है। और इसका अप्रोच जो लेगल अप्रोच नहीं है, इसका ट्रेड यूनियनिज्म नहीं चलेगा। ट्रेड यूनियनिज्म में ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए लॉज भी है। यहाँ पर कहीं लॉज जगह जगह है भी, लेकिन बहुत डिफाइन नहीं है, बहुत एक्सपेक्ट नहीं। तो ये मल्टीपल अप्रोच लगेगा। इसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी लगेगा, सामाजिक अप्रोच भी है, कुछ लॉ का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, एक मास प्लेटफॉर्म। तो परिस्थिति के हिसाब से इसमें काम करना पड़ेगा। कोई एक स्पेसिफिक जो ट्रेड यूनियन की गाइडलाइन होती है उस तरह से नहीं है इसमें स्टेटली। सर, AIUWC के बारे में बताइए। आपने अभी जिक्र किया इस संगठन का, किस सोच के साथ कांग्रेस ने इसका गठन किया और अब तक आपने इसको लेकर के क्या क्या काम किए हैं, इसको जरा विस्तार से हमें बताएं।
मैंने बता तो दिया, बता दिया कि राहुल गांधी जी ने इस बड़े सेक्टर को, जैसे कि 15-20 साल में सेक्टर ज्यादा बड़ा हुआ है, जैसे कि सर्विस सेक्टर में डिलीवरी बॉय है, सर्विस सेक्टर हुआ, दूसरे मनरेगा से जो बात हुई है, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा है, ओला और उबर ऑटो भी बढ़ा है। तो ये सब नया क्लास पैदा हुआ, नया वर्ग पैदा हुआ। तो इनको ऑर्गेनाइज करना, इनके लिए लड़ाई लड़ना, इनको जो उचित मजदूरी है, अधिकार है, उसको दिलाने का काम करना। अब इसका नाम हमने चेंज करके 60 में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के सी कर दिया। इसका अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयड कांग्रेस है, दैट इज इन इंग्लिश। हिंदी में है अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस। तो AIWEC नाम बदल चुका है, ये शॉर्ट नेम है। केकेसी अब तो एक तरह से हाउस होल्ड नाम होता जा रहा है। 2 महीने के अंदर काफी बड़ी प्रगति हुई है। अब हर जगह काफी जगह पर सुन भी सकते हैं, काम भी तेजी से बढ़ा। अच्छा, 4 साल हो गया, इसका कोई विजन नहीं था, डॉक्यूमेंट था ही नहीं। अभी डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हुआ है इसका। जी बिना जी। डॉक्यूमेंट का, बिना निर्देशिका का, बिना एडवाइस का, बिना गाइडलाइन का कार्यकर्ता जाए तो जाए, करे तो करे क्या। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि कोई डैम बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है। अब वहां पर कोई आदमी जाए तो कार्यकर्ता वर्कर से बात क्या करे, वर्कर क्यों सुनेगा उसकी बात, जब तक कि उसको ये ना पता हो कि वर्कर का अधिकार क्या है। अगर अधिकार पता है तो वो चीज है उपलब्ध कि नहीं उपलब्ध, नहीं उपलब्ध है तो वर्कर को बता करके वर्कर को खींचा जा सकता अपने तरफ, तो फिर कंट्रैक्टर से जो है उससे बात किया जा सकता। ऐसा कोई दस्तावेज था ही नहीं अभी तक, उसको बनाया। सर, कोविड के महामारी के दौरान हमने देखा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्या बहुत हद तक सामने आई और एक तरह से इस पे व्यापक असर पड़ा। बाद में सरकार ने अगस्त में ई श्रम पोर्टल बनाया। उसकी स्थिति ये है कि लगभग 2/3 से अधिक वर्कफोर्स रजिस्टर भी नहीं कर पाया उस पोर्टल पे, और उसमें बहुत तकनीकी समस्या। ई श्रम पोर्टल 2007 में कांग्रेस बिल लेके आई थी, 2008 में रूल्स रेगुलेशन। बीजेपी ने असंगठित कामगार हो या कामगार हो, श्रमिक के लिए कोई काम नहीं किया, विरोध में काम किया। ये तब का ही है। ई श्रम आज की योजना नहीं है, मनरेगा की योजना आज की नहीं है, लेबर कार्ड की योजना आज की, सब कांग्रेस की देन। सर, इसी से लीडिंग क्वेश्चन ये था कि आप जो आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता है, ये हर जगह पे है, वो एक तरीके से जो वर्कफोर्स है उसको रजिस्टर करने में बहुत समस्या आती है। तो पलायन मजदूरों का एक रिकॉर्ड भी नहीं है, और संसद में सरकार इसका जिक्र भी कर चुकी है कि उन्हें नहीं पता कि कितने लोग पलायन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो सरकार की नीतियों को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर कोविड के प्रिज्म के में? नहीं, सरकार तो डाटा डाटा गायब करती है, डाटा को डिस्ट्रॉय करती है, डाटा मेंटेन करती ही नहीं है। अब ई श्रम पोर्टल पर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, पहले बार एक हुआ है, उसमें हम लोग भी लगे हुए। तो प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ऐसा तो था नहीं। अब जो कहते थे ई श्रम पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करो, उस समय इतना वो जो वेबसाइट था वो लोड नहीं ले पा रहा था, लोग रजिस्टर कर भी नहीं पा रहे थे, ये भी एक परिस्थिति थी। तो जो इक्विपमेंट्स थे या जो फैसिलिटीज थे वो प्रॉपर नहीं थी। मैं इससे इतर आपका ध्यान सर, जो मोनेटाइजेशन स्कीम है सरकार का, उस तरफ लेना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि हम जो नेशनल कोर एसेट्स हैं, रेल है, सड़क है, इन सबको का मुद्रीकरण करके हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो देखिए आप। सर, इसका जवाब क्या क्या प्रश्न होगा मुझे मालूम, तो जवाब लूट है। 4.5 लाख करोड़ का बैंक का लोन अडानी के ऊपर है, अडानी को ही दिया जा रहा है पोर्ट। तो यानी सरकारी पैसा और सरकारी संपत्ति खरीदी जा रही है। ये सब मोदी जी औने पौने दाम पर देश को बेच रहे हैं, बड़ी क्रूरता से। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। जो 6 लाख करोड़ का जो मोबिलाइजेशन है, 6 लाख 8 लगभग 8 लाख करोड़ का तो एनपीए है। और मैं कह सकता हूं कि 6 लाख करोड़ तो एनपीए वसूला जा सकता है।
होता क्या है कि जब लोन बहुत दे दिया जाता है तो बच्चों के नाम से साइफन कर देते हैं कि मैन आइलैंड या बाहर भेज देते हैं। इनको अगर सख्ती से पेश किया जाए तो पैसा वापिस कर दे, तो सरकार की संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, देश को गरीब बना दो और इनको अनाज पर ले आ दो, तो अनाज पर लाओगे तो सोचेंगे नहीं, तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, सत्ता में बने रहने के लिए है। इसीलिए दो दो ये है, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर मोदी एंड अडानी अंबानी। तो इनको आम जनता से कोई चिंता नहीं है। ये लोग तो वो थियरी में विश्वास करते हैं कि इंसान आज जो है वो पिछले जन्मों के कारण, यानी गरीब है, दरिद्र है, अछूत है, बीमार है, कोढ़ी है, या जो भी कुछ है पिछले जन्मों के कारण से, तो इनमें वेलफेयर का कोई, समानता का कोई इनमें भाव ही नहीं है। इसके विरोध में खड़े इसलिए बेच रहे हैं कि उनके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। आज 10,000 15,000 रुपए में टिकट खरीद वोट खरीदे जा रहे, तो ये सब वही उसी सोच का हिस्सा है। इससे एक चीज और भी है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जब श्रिंक हो गए, तो पहले से हम आरक्षण में स्थितियों को देख रहे हैं कि बहुत सारे पोस्ट वैकेंट रह जाते हैं, आरक्षित पदों पर नियुक्तियां नहीं होती है। तो जो पहले से श्रिंकिंग निराशाजनक स्थिति है प्रतिनिधित्व का, वो तमाम सरकारी संस्थान, वो चाहे शैक्षणिक संस्थान भी हो, आपको नहीं लगता कि मुद्रीकरण की जो यह नीति है वो आरक्षण को एक तरीके से बैक चैनल से खत्म करने की एक कोशिश हो सकती है? नहीं, वो तो प्राइवेटाइजेशन इनका है, एक लेटरल एंट्री से भी खत्म किया इन्होंने। 31 जो बनाया आरएसएस के लोग, तो लेटरल एंट्री से किया। दूसरा है डाउन साउचिंग ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, बेचना है। पहले से आरक्षण नहीं पूरा, तो इनका टारगेट तो मुख्य रूप से दलित है, ताकि ये पढ़ लिख जो दलित जाते हैं वो सवाल करते हैं, कांग्रेसी हो जाते हैं या गैर दल का होता है। पढ़ा लिखा दलित बड़े मुश्किल से भाजपा माइंडेड हो सकता है, 1-2%। तो वही समाज को बदलने का काम भी किया है। तो इसीलिए आरक्षण फिर से इनको उसी गुलामी के दौर पर में ले जाना चाहते हैं जो कभी हुआ करते थे, पुरानी वर्ण व्यवस्था। जब संविधान बना था तो आरएसएस ने कहा था मनुस्मृति बहुत पुराना कानून है और समय अंतराल पर ये खड़ा रहा है, ये प्रूव किया है, उसी को लागू किया जाना चाहिए। तो वर्तमान जो संविधान है इसका विरोध किया था, तो एक वोट का बराबर वैल्यू के विरोध में तो खड़े थे शुरू से ही, तो वही विचारधारा है इनकी। तो ये तो चाहते, ये कल्चरल सॉवरेनिटी में विश्वास करते हैं, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में विश्वास नहीं करते। एक वोट का बराबर अधिकार को विश्वास करते ही नहीं। आरक्षण से ही जुड़ा सवाल एक और है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर भी काफी बात हो रही है, और बहुत सारे ऐसे जो लीगल स्कॉलर हैं वो सब भी कह रहे हैं कि एक तरीके का ये फ्रॉड है। आरक्षण को, जो पहले से जो मौजूद आरक्षण है उसके रियाम में एक तरीके से इसको बैक चैनलाइज किया गया है। आप इकोनॉमिक विकर सेक्शन के रिजर्वेशन को कैसे देश की देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट बड़ी जातिवादी है, हाई कोर्ट बड़ी जातिवादी है। 92 से लेकर के अभी तक ये कह रहे थे कि 49% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। जब ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा बढ़ा दिया, तो यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे थे? जब SC ST OBC की बात आती है तो 50% की लिमिट की बात खड़ी रही है हमेशा। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस जो एक फ्रॉड तरीके से कहा जा सकता है, और जब उसको मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शेयर लेने की बात आई, तब कोई कोर्ट अदालत ने स्टे नहीं दिया जो पार्लियामेंट कमेंट। सर, आरक्षण से ही एक लीडिंग क्वेश्चन कास्ट सेंसस पे जाता है कि और बहुत पुराना नारा भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बहुत सारे रिसर्चर भी इस बात को अब मानने लगे हैं, जो शोध करते हैं कि हमारे पास डेटा ही नहीं है कि किस तरीके से उन्हें कितना एसेस किया जाए, और कितने, क्या हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हों जिनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत हो। तो आपको, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र यह कह चुकी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस पे कर सकें कास्ट सेंसस। आप इसको कैसे देखते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट कौन को होता है? गवर्नमेंट को करना चाहिए। 2011 में डाटा आया था, इस गवर्नमेंट ने डाटा का निकाला नहीं,
अपने मकसद के लिए, चुनाव के लिए निकाल तो लिया था, और चोरी से निकाला था, बैकडोर से निकाला था। और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। और जब जात के आधार पर वोट हो रहा है और विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है तो जाति का वहां पर जिक्र हो जाता है, तो जाति का आंकड़ा निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन जान करके नहीं निकाला जा रहा है, वरना बैकवर्ड के लोग अपनी भागीदारी मांगना शुरू करेंगे। लेकिन सभी जानते हैं कि लगभग 50% उनकी आबादी है। लेकिन ये मोदी जी इतने झूठे हैं, बैकवर्ड के नाम पर बैकवर्ड को लूटा है। अभी 30 यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 75% तक सवर्ण ओबीसी हैं। ओबीसी गायब है। डायरेक्टर जनरल सवर्ण है, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, एडवोकेट जनरल है, और डीजीपी पुलिस, जो 8-7 इंपॉर्टेंट पोस्ट में है, सब सवर्ण बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। यानी सबका साथ नहीं है, न सबका विकास है, इन्हीं लोगों का विकास, आरएसएस के लोगों का विकास है। आरएसएस लोगों का ही साथ देती है सरकार। सर, जो आपने अभी जिक्र किया कि यूपी 2 के दौरान जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की गई थी, ये एक क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी या आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे, जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस की बात, जो कि आपने पहले भी ये काम किया है यूपी 2 के दौरान, तो इसको आगे ले जाने की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी मना कर चुकी है कि हम ये नहीं करेंगे। नहीं, इसका तरीका है कि जन आंदोलन करना चाहिए, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, कांग्रेस को भी करना चाहिए। और दूसरी बात है, इनको हटा करके ही सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस या इक्वलिटी की बात हो पाएगी। जब तक ये है तब तक उम्मीद नहीं है कि रोजगार लोगों को मिलेगा, किसानों का आय दुगना हो गया, या आरक्षण लागू होगा, या नौकरी। जब इस देश का प्रधानमंत्री ये कहें कि सरकार का काम रोजगार करना नहीं है, यानी व्यापार करना नहीं है, तो इससे बड़ी कोई त्रासदी हो नहीं सकती। इस देश का करोड़ों नौजवान के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो नौजवान निकलता नहीं। यानी अगर आप बीएसएनएल खड़ा करें, रेल खड़ा करें, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, और आईआईटी यूनिवर्सिटी खड़ा करने का मतलब है कि व्यापार करना होगा। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वेलफेयर करना, नौकरी देना। यानी इसको एक तरह से मोदी जी ने इसका मजाक उड़ाया है, नौकरी देने के काम को, वेलफेयर काम को मजाक उड़ाया है। और इस देश का नौजवान मोबाइल पर लगा हुआ है, हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। सर, इससे पहले कि हम आखिरी क्वेश्चन पे जाएं, एक क्वेश्चन ये है कि नई लेबर नीति, और मैंने भी जितना पढ़ा उसमें एक चीज तो साफ है कि ट्रेड यूनियन के स्पेस को भी श्रिंक करने की एक कोशिश है, इंडस्ट्रियल कोड के जरिए भी वो इस स्पेस को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेड यूनियन को किस तरीके से इसको देखना चाहिए? क्या जो नई लेबर नीति है उसकी अपनी पूरी जो खामियां है वो तो है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है बस इतना कि आप कैसे देखते हैं ट्रेड यूनियन के जो कामगारों का संगठन है उसको किस तरीके से इसको आगे लेके देखना चाहिए, और सरकार का जो ये नीति है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने तीनों कृषि बिल भी वापस लिए हैं। तो उस लिहाज से आप नई जो लेबर नीति है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि 42 जो श्रम कानून थे उनको कंसाइज कर दिया है 4। किसान आंदोलन न होता तो लागू कर दिए होते। दबाव इनको किसान आंदोलन से हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ किसान आंदोलन को। ट्रेड यूनियन बहुत वीक हुई है। एक समय में था ट्रेड यूनियन जब आह्वान करती थी हड़ताल का तो सरकार के पांव फूल जाते थे, लेकिन अब सरकार उसकी चिंता नहीं करती। एक तो पहले ट्रेड यूनियन का हिस्सा 13% था, अब 6.5-7% हो गया, संख्या कम हुई है। दूसरी बात है कि व्हाइट कॉलर जॉब बहुत ज्यादा हो गया है मशीन की वजह से। जैसे आईटी सेक्टर है, वहां पर ट्रेड यूनियन नहीं है, तो जॉब इधर ज्यादा बढ़ता चला गया है। तीसरी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर ही ट्रेड यूनियन कमजोर हुई है, इसीलिए असंगठित कामगार को ही मजबूत करना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं कोशिश करूंगा कि वो जिम्मेदारी मैं पूरा कर सकूं। सर, आखिरी क्वेश्चन है कि आप
जो ये पूरा वर्ग समूह है वो अपनी समस्या आप तक कैसे पहुंचाएं और किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकते हैं ताकि जो सामाजिक न्याय की ये मुहिम है उसको आगे ले जाया जा सके? उसका तरीका है कि जिले जिला असेंबली और डिवीजन और प्रदेश स्तर पर ढांचा खड़ा करना पड़ेगा संगठन का। जब तक कार्यकर्ता नहीं होंगे, स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उनकी समस्याओं को कोई आर्टिकुलेट करने वाला, लेने वाला नहीं होगा। तो वही व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा असंगठित कामगारों के बीच में पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप प्रेस मीडिया और कांग्रेस संदेश मैगजीन की साझी पहल से आप देख रहे थे यह बातचीत। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, IRS अधिकारी और एक जाने माने सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति। थैंक यू सर। ट्राइस्ट मीडिया संदेश कांग्रेस को लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, पढ़ें, सुने। मैं यही देशवासियों से अपील करता हूँ। धन्यवाद।